बेटा हम लोगों ने आरएनए के बारे में पढ़ लिया था। आपको मैंने एमआरएनए, टीआरएनए और आरएनए तीनों के आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, हमने तीनों के बारे में पढ़ लिया था। अब हम लोगों ने स्टार्ट किया था कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स जो कि कॉम्पिटिशन के लिए हैं, और मैंने आपको मैंने बता दिया था टीआरएनए को सॉल्युबल आरएनए और एडेप्टर मॉलिक्यूल भी कहते हैं, एडेप्टर आरएनए भी कहते हैं। फिर मैंने आपको सिस्ट्रोन बता दिया था। बात समझना, हम लोग सिस्ट्रोन से ही स्टार्ट करेंगे। हम लोग पढ़ रहे थे इम्पोर्टेंट टर्म्स। आपको हमने सिस्ट्रोन बता दिया था। सिस्ट्रोन मैंने क्या बताया था आपको? सिस्ट्रोन बोलते हैं डीएनए का वह टुकड़ा, डीएनए का वह सेगमेंट जो कि प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, उसको सिस्ट्रोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको सिस्ट्रोन बोलते हैं। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे पॉलीसिस्ट्रोनिक। पॉलीसिस्ट्रोनिक, पॉली मतलब बहुत सारे, नाम से कुछ समझ में आती है ना चीजें बेटा। पॉली यानी बहुत सारे, सिस्ट्रोनिक मतलब सिस्ट्रोन, बहुत सारे सिस्ट्रोन, बहुत सारे सिस्ट्रोन। इसका मतलब ये है कि जब एक डीएनए से, इन डीएनए के एक सेगमेंट से ही बहुत सारे प्रोटीन बनते हैं, बहुत सारे तरीके के प्रोटीन बनते हैं, तो उसको बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रोनिक डीएनए। समझ आ रही है? पॉलीसिस्ट्रोनिक यानी कि डीएनए के एक सेगमेंट पर ऐसे बहुत सारे जीन्स हैं जो अलग अलग टाइप के प्रोटीन को बनाएंगे, उनको बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रोनिक। ठीक, एक होता है मोनोसिस्ट्रोनिक, मोनोसिस्ट्रोनिक, मोनो यानी एक, सिस्ट्रोनिक यानी सिस्ट्रोन। तो मोनोसिस्ट्रोनिक का मतलब ये नहीं है कि किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर केवल एक ही डीएनए है तो उसको मोनोसिस्ट्रोनिक कह दिया, और जिसके अंदर बहुत सारे डीएनए हैं उसको पॉलीसिस्ट्रोनिक कह दिया। बात को समझिए। ये जो पॉलीसिस्ट्रोनिक डीएनए होता है, ये डीएनए जो होता है, जैसे कि हम बात करते हैं बैक्टीरियल सेल की। हमने कहा कि ये एक बैक्टीरियल सेल, आपने सबने मोनेरा में पढ़ा हुआ है, 11th क्लास में आपने मोनेरा पढ़ा है। जैसे कि ये एक बैक्टीरियल सेल है। आपको पता है कि बैक्टीरिया के पास सिर्फ एक डीएनए होता है, क्रोमोसोम तो नहीं होता ना बैक्टीरिया के पास। यानी आपको पता है बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल के पास यानी प्रोकैरियोट्स के पास क्रोमोसोम नहीं होता है, सिर्फ उसके पास तो डीएनए पड़ा रहता है, उसके पास डीएनए पड़ा रहता है। तो आप सोचिए ये एक डीएनए है, बस इतना छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा डीएनए नहीं है, छोटा सा डीएनए। हम लोग अभी भी बात करेंगे ये कितना बड़ा डीएनए होता है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, 1.36 मिलीमीटर का डीएनए होता है प्रोकैरियोट्स में। अगर हम ई कोलाई की बात करेंगे तो ई कोलाई बैक्टीरिया में 1.36, ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर 1.36, फिर से लिख लेते हैं इसको, 1.36 मिलीमीटर का डीएनए होता है। इसके अंदर मिलीमीटर, आप सोचिए 1.36 मिलीमीटर कितना छोटा हो गया, इतना छोटा सा डीएनए होता है किसके अंदर? ई कोलाई के अंदर, यानी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर बस एक छोटा सा डीएनए है, कोई क्रोमोसोम भी नहीं है। ये छोटा सा डीएनए इतने सारे प्रोटीन बनाता है, बहुत सारे प्रोटीन। कैसे बनाएगा ये छोटा सा डीएनए प्रोटीन? भाई ये डीएनए एमआरएनए को बनाएगा, मालूम है आपको? एमआरएनए प्रोटीन बनाएगा आगे चलकर। तो इसके इतने छोटे से सेगमेंट से, इतने छोटे से डीएनए से बहुत सारे तरीके के प्रोटीन बन जाते हैं, क्योंकि इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, एक ही डीएनए है, वो भी छोटा सा, तो बहुत सारे तरीके के इसको प्रोटीन बनाने ही पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि बैक्टीरियल सेल के अंदर प्रोसेस तो बेटा सारे ही होते हैं ना, आपको मालूम है। बैक्टीरिया के अंदर रेस्पिरेशन भी होगा, बैक्टीरिया न्यूट्रिशन भी करता है, आपने पूरा मोनेरा के अंदर पढ़ा हुआ है। मतलब सारे के सारे प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म वाले ही होते हैं इसके अंदर। तो इसका मतलब इसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी तो चलती होगी, और जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलती होगी तो उसको कितने सारे एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती होगी।
बनाने वाला होता कौन है? डीएनए। तो इसके पास ये छोटा सा डीएनए है जो कि कई प्रकार के डीएनए बना लेता है। इसीलिए प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर यानी प्रोकैरियोट्स के अंदर पॉलीसिस्टोनिक डीएनए होता है। अब समझो बात को। तो पॉलीसिस्टोनिक का मतलब जो डीएनए का सेगमेंट, मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखवा देती हूँ, बात को समझना है, बच्चा को कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है कि पॉलीसिस्टोनिक का मतलब है कि जब डीएनए का एक सेगमेंट कई सारे प्रोटीन बनाता है तो उसको पॉलीसिस्टोनिक कहते हैं। लेकिन जब डीएनए का एक सेगमेंट एक बार में एक ही प्रोटीन बनाएगा, एक बार में एक जीन एक ही प्रोटीन बनाएगा, यहाँ पर इसके पास बहुत सारे अलग अलग जीन हैं जो कि अलग अलग तरीके के प्रोटीन बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर इसके पास सिर्फ एक जीन है जो एक ही प्रोटीन बनाएगा। एक जीन है जो यहाँ पर कई सारे जीन एक साथ मिलकर भी काम करते हैं। बात को समझे? इनमें कई सारे जीन्स होंगे। जीन्स आप लोग समझ रहे हैं? जीन्स किसको कहते हैं? जीन्स का मतलब है डीएनए का एक टुकड़ा। जीन्स का मतलब डीएनए का एक सेगमेंट। जैसे डीएनए का एक सेगमेंट ये है, एक सेगमेंट ये है, ये और ये सब एक साथ काम करेंगे, यानी कि ये और ये एमआरएनए बनाएंगे, ये एमआरएनए, ये साथ साथ काम कर सकते हैं क्योंकि छोटा सा डीएनए है, छोटा सा डीएनए है, तो ये साथ साथ मिलकर काम कर सकते हैं। बात को समझे? तो एक बार में कई सारे प्रोटीन भी तो बना सकते हैं, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? पॉलीसिस्टोनिक। लेकिन मोनोसिस्टोनिक जो होता है वो हमारे अंदर होता है, यानी कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर होता है। हम लोगों में यूकैरियोटिक सेल है ना बेटा, तो यूकैरियोट्स के अंदर, यानी ह्यूमन बींग्स के अंदर मोनोसिस्टोनिक होता है। हमारे अंदर जो डीएनए होता है उसकी लेंथ पता है, 2.2 मीटर का डीएनए होता है हमारे जीनोम के अंदर, हमारे एक सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर 2.2 मीटर का डीएनए। सोचिए हमारा डीएनए 2.2 मीटर का डीएनए है और इसके अंदर प्रोकैरियोटिक के अंदर तो 1.36 मीटर का ही डीएनए है। तो ज़्यादा बड़ी चीज़ को एक साथ काम करना बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है, तो क्या सारे के सारे चीज़ एक साथ काम कर सकते हैं? उसको कंट्रोल करने वाला कोई होगा? बिल्कुल नहीं हो सकता। बात को समझे ना? तो बहुत सारे जीन्स हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर, यानी कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर बहुत सारे जीन्स हैं, क्योंकि डीएनए बहुत ही लंबा है तो बहुत सारे जीन्स एक साथ काम नहीं कर सकते हैं। आगे हम लोग एक और प्रोसेस पढ़ेंगे ओपेनन और उसमें पढ़ेंगे। तो बहुत सारे जीन्स एक साथ काम नहीं कर सकते, तो एक बार में एक ही जीन काम करेगा, एक बार में एक जीन एक ही एंजाइम बनाएगा, फिर दूसरा एंजाइम दूसरा जीन बनाएगा, एक बार में एक जीन एक एंजाइम मोनोसिस्टोनिक कहलाता है। क्लियर? ये होता है बैक्टीरिया में, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल में, ये होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर, यानी कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर। ठीक है बेटा? पॉलीसिस्टोनिक और मोनोसिस्टोनिक को याद रखिएगा। मैं इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ बेटा हिंदी में। चलिए हम लोग पॉलीसिस्टोनिक को पहले लिख लेंगे, इसको मैं हटा देती हूँ यहाँ से, इसको भी हटा देती हूँ अभी, ये समझाने के लिए लिखा था मैंने आपको। तो हम लिखते हैं पॉलीसिस्टोनिक। एक डीएनए सेगमेंट में, एक डीएनए सेगमेंट में बहुत सारे, ऐसे एक डीएनए सेगमेंट में कई जीन्स होते हैं। एक डीएनए सेगमेंट में कई जीन्स होते हैं जो विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स को कोड करते हैं। कोड करते हैं का मतलब विभिन्न प्रकार के प्रोटीन बनाते हैं। कोड कहते हैं कोडोन, 3 का बेस होता है ना, वो कहलाते हैं पॉलीसिस्टोनिक। तो ये किसमें होता है? एग्जाम्पल लिख लीजिए, यह एग्जाम्पल लिख लीजिए ऐसे, बैक्टीरिया यानी कि प्रोकैरियोट्स। ठीक, और मोनोसिस्टोनिक अलग है। मोनोसिस्टोनिक में लिखिए बेटा mRNA का एक सेगमेंट
एक ही प्रोटीन बनाता है। उसे मोनोसिस्टोनिक कहते हैं। एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, यानी यूकैरियोट्स। ठीक है, क्या समझ आ गई ना? तो ये हमने पढ़ा पॉलीसिस्टोनिक और मोनोसिस्टोनिक, याद रखिएगा बेटा, इंपॉर्टेंट टर्म्स। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टर्म पर। ये मैंने आपको दूसरा टर्म बताया था। तीसरा हम लोग पढ़ते हैं सी वैल्यू। सी वैल्यू, ध्यान करिए, जब आपको 11th क्लास में सेल डिवीजन वाला चैप्टर पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था कि जो मियोसिस डिवीजन या माइटोसिस डिवीजन होता है, उससे पहले इंटरफेज होती है, और इंटरफेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है एस फेज के अंदर। तो एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ, यानी कि डीएनए डबल हो गया। तो याद करिए, मैंने आपसे कहा था कि अभी इस सेल के अंदर अगर 2C डीएनए है, 2C डीएनए बताया था ऐसा। तो मैंने आपसे पूछा भी था क्वेश्चन ऐसा कि बताइए कि अभी इस सेल के अंदर 2C डीएनए है, एस फेज कंप्लीट हो जाएगी तो अब कितना डीएनए हो जाएगा? तो 2C डीएनए पहले था, तो अब हो गया 4C डीएनए। तो वहाँ पर C आया, तो मैंने कहा इसको C बोलते हैं, इसकी वैल्यू को। तो C वैल्यू जो होती है उसको पिकोग्राम में नापते हैं, इन पिकोग्राम। पिकोग्राम डीएनए की मात्रा होती है, इसको शॉर्ट में पीजी लिख देते हैं, पीजी, पिकोग्राम। ठीक है, तो सी वैल्यू क्या है? सी वैल्यू का मतलब है डीएनए की मात्रा, किसमें? ह्यूमन के जीनोम में। ठीक है, डीएनए की टोटल मात्रा या क्वांटिटी, डीएनए की टोटल क्वांटिटी जो ह्यूमन जीनोम में पाई जाती है। ह्यूमन जीनोम का मतलब क्या हो गया? 23 क्रोमोसोम। हमारे अंदर 23 क्रोमोसोम, 46 नहीं कह रही हूँ, यानी कि एन। हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम है ना, तो वो, तो इसका मतलब ये है 1C बराबर N, यानी हैप्लॉइड। ठीक है, तो 2C का मतलब हो गया 2N, डिप्लॉइड। हमारी हर सेल के अंदर कितना डीएनए है? 2C डीएनए है हमारी हर सेल के अंदर, क्योंकि हमारी हर सेल डिप्लॉइड है। बात समझ रहे? तो एक्चुअली सी वैल्यू क्या है? डीएनए को नापने की मात्रा है। ठीक, तो सी वैल्यू क्या है? डीएनए को नापने की मात्रा, डीएनए के वजन है, इस तरीके से आप कह सकते हैं, डीएनए के वजन को बताने की मात्रा। ठीक है बेटा, ठीक, चलिए अब हम आगे चलते हैं। एनसीईआरटी के अंदर एनसीईआरटी में मुझे आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ।
99, पेज नंबर 99 पर देखिए, ये बताने जा रही हूँ मैं आपको एक्चुअली पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, ये डायग्राम को देख लीजिए आप, ये वाला डायग्राम, ठीक है, ये वाला डायग्राम, ठीक। एक्चुअली क्या है कि सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी बेटा कि वाटसन और क्रिक का मॉडल जो हमने पढ़ा था, उसमें हमने ये पढ़ा था कि दो बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी होगी, पढ़ा था, दो बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी होती है। दो बेस पेयर, हमने कहा था कि एक टर्न में, एक चक्कर में 10 बेस पेयर होते हैं, और दो बेस पेयर के बीच की दूरी जो होती है, हमने कहा था वो बेस पेयर के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। आप समझे, 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। यहाँ उसको कहेंगे 0.34 × 10⁻⁹ मीटर। इस तरीके से भी बोल सकते हैं आप उसको, एनसीईआरटी की लैंग्वेज में है, ठीक। तो अगर हमें पूरी कैलकुलेशन करें कि एक चक्कर में 10 बेस पेयर, दो बेस पेयर के बीच की दूरी 0.34 एंगस्ट्रॉम होती है, तो बताइए टोटल डीएनए कितना लंबा होगा। तो क्या निकलेगा, टोटल डीएनए की लेंथ 2.2 मीटर निकलेगी, ठीक है, वाटसन क्रिक के मॉडल के तो। अब आप खुद सोचिए 2.2 मीटर लंबा डीएनए, इतना लंबा डीएनए, हमारी इतनी छोटी सी सेल जो कि हमें आंखों से दिखाई भी नहीं देती है, जो कि माइक्रोस्कोप से ही दिखाई देती है, इतने छोटे से सेल के इतने छोटे से न्यूक्लियस के अंदर 2.2 मीटर लंबा डीएनए कैसे आ जाएगा। हमारे 23 क्रोमोसोम के अंदर, हमारे 23 क्रोमोसोम के अंदर 2.2 मीटर का डीएनए है। याद रखिएगा, 46 क्रोमोसोम नहीं बोल रहे हैं हम लोग, बोलते हैं हमारे जीनोम के अंदर। जीनोम यानी 23 क्रोमोसोम, 23 क्रोमोसोम के अंदर, हमारे 23 क्रोमोसोम के अंदर 2.2 मीटर लंबा डीएनए है। बाकी 23 क्रोमोसोम के अंदर भी तो इतना ही होगा। हमको मालूम है कि 23 क्रोमोसोम पेयरिंग कर लेते हैं, तो क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं, तो ऑब्वियसली तो आप सोचिए इतना लंबा डीएनए इतने छोटे से न्यूक्लियस के अंदर कैसे आ जाएगा। तो उसकी पैकेजिंग की जाती है, थोड़ा सा मैं आपको इलाके में भी बता चुकी हूँ, पैकेजिंग की जाती है। पैकेजिंग का मतलब ये होता है कि वो डीएनए जो होता है हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ लिपट जाता है। डीएनए तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये हिस्टोन प्रोटीन है, इसके चारों तरफ डीएनए लिपट जाएगा, रैप हो जाएगा। तो सोचिए इतनी बड़ी चीज़, तो आप इतनी छोटी सी चीज़ भी तो बना सकते हैं। 2.2 मीटर लंबे धागे को क्या आप इस पर नहीं लपेट सकते, बिल्कुल लपेट सकते हैं। तो 2.2 मीटर इतना लंबा तो वो इतना छोटा हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पर की गई है डीएनए में। वो डीएनए जो हमारे जीनोम के अंदर 2.2 मीटर लंबा डीएनए है, वो डीएनए की पैकेजिंग की गई है, उसको पैक किया गया है, हिस्टोन प्रोटीन की चारों तरफ को लिपटा हुआ रहता है, जिससे कि उसकी लेंथ 2.2 मीटर से 0.2 मिलीमीटर तक मिल जाती है। सोचिए, तो वो आ जाएगा ऑब्वियसली उस न्यूक्लियस के अंदर। ये हम पढ़ा, हम पहले पढ़ेंगे कि वाटसन और क्रिक के अकॉर्डिंग क्या कहा गया, ठीक। तो हम इसको थोड़ा सा लिख लेंगे, फिर हम पढ़ेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। Watson and Crick के अनुसार, वाटसन एंड क्रिक मॉडल के अनुसार, मॉडल के अनुसार दो बेस पेयर, बी पे लिखते हैं ना बेस पेयर को, दो बेस पेयर के बीच की दूरी, दो बेस पेयर के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम
या हम इसको कहेंगे 0.34 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर। बहुत सिंपल पॉलिटिकल सा होती है, ठीक। ह्यूमन जीनोम में ह्यूमन जीनोम का मतलब हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। हैप्लॉइड सेट का मतलब केवल 23 क्रोमोसोम। ठीक है ना। ह्यूमन जीनोम में टोटल 3 बिलियन बेस पेयर्स होते हैं। ह्यूमन जीनोम में 3 बिलियन बेस पेयर्स होते हैं। देखो हम लोग डीएनए की जो लंबाई होती है ना उसको स्केल से थोड़ी नाप सकते हैं। हम लोग डीएनए की लंबाई को बेस पेयर्स के फॉर्म में बताते हैं। ठीक है, हम लोग डीएनए की लेंथ को बेस पेयर्स के रूप में बताते हैं कि ये वाला डीएनए तो लंबाई नहीं बताते, बेस पेयर्स। इस वाले डीएनए में 10 बेस पेयर हैं, इस वाले डीएनए में 20 बेस पेयर है। तो बेस पेयर से ही लंबाई का पता चलता है कि जिस डीएनए में ज़्यादा बेस पेयर है वो ज़्यादा बड़ा है, जिस डीएनए में कम बेस पेयर्स हैं वो छोटा है। ठीक है, तो हम लोग इसको बेस पेयर से बताते हैं। ह्यूमन जीनोम के अंदर कितने सारे बेस पेयर्स हैं? 3 बिलियन बेस पेयर्स हैं ह्यूमन जीनोम के अंदर। तो हमें तो सारी चीज़ें पता चल गई। ह्यूमन जीनोम में 3 बिलियन बेस पेयर हैं। एक चक्कर में 10 बेस पेयर, एक चक्कर में 10 बेस पेयर और 2 चक्कर के बीच की दूरी इतनी है, तो लंबाई अपने आप पता चल जाएगी कितनी होगी। सबको मल्टीप्लाई कर दिए, लंबाई को पता चल जाएगा। चलिए करके देखते हैं। सो यदि तो बेस पेयर के बीच की दूरी, 2 बेस पेयर के बीच की दूरी 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर है, तो लेंथ ऑफ ह्यूमन जीनोम डीएनए, तो ह्यूमन के जीनोम में कितना लंबा डीएनए है, तो लेंथ ऑफ ह्यूमन जीनोम डीएनए इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर इंटू 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर पर बेस पेयर। इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2.2 मीटर। ह्यूमन जीनोम में 2.2 मीटर का डीएनए है। समझे बेटा? तो 3 बिलियन जो है ना, ये 3 बिलियन को हम लोगों ने ये निकाला है 6.3 बिलियन, मतलब 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर। यही हमें बात की थी। ठीक है, और अभी हमने ये तो पढ़ा ही है कि ई कोलाई में डीएनए की लेंथ कितनी है, ये अभी हमने पढ़ा 1.36 मिलीमीटर। समझिए ना, इस तरीके से हम लोग लेंथ निकालेंगे।
जंपिंग जीन क्या होते हैं, फिर पैकेजिंग पढ़ेंगे। ठीक है, जंपिंग जीन्स नाम से समझ आ रहा है, कुछ ऐसे जीन्स होते हैं, कुछ ऐसे डीएनए के सेगमेंट होते हैं जो अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, जो इधर से उधर घूम सकते हैं, इधर से उधर घूम कर वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, जिसकी वजह से म्यूटेशन हो जाते हैं। उन्हीं को कहते हैं क्या, जंपिंग जीन्स। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। डीएनए के कुछ फ्रैगमेंट्स, डीएनए के कुछ फ्रैगमेंट्स मोबाइल होते हैं, यानी कि चल फिर सकते हैं, इसीलिए उन्हें मोबाइल डीएनए या जंपिंग जीन्स कहते हैं। ये जीन्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जंपिंग जीन्स कहलाते हैं। चलिए अब जरा एक चीज और लेते हैं कि नॉर्मल जो डीएनए होता है, नॉर्मल डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, और जो नॉर्मल आरएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, जैसे कि टीएमवी, टोबैकोमोजेक वायरस, और एचआईवी। ठीक है, एक्सेप्शंस क्या हैं? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है, डबल स्ट्रैंडेड होता है लेकिन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है इन 2 वायरसेस। 2 वायरस होते हैं ऐसे जिनके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। पोलीफेज वायरस